मेहनत के बगैर अगर आप लोग दुआ पर भरोसा रखते हैं तो ये तो सिंपली एक हमाकत है। मेहनत पर भरोसा करके और अगर आप दुआ से ग्रेज करते हैं तो ये सिंपली तकब्बुर है। गुड मॉर्निंग अगेन, दिस इज़ एहसन। कल पता चला कि CSS का रिज़ल्ट आया है। व्हाट इज़ CSS? CSS इज़ सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ये बहुत ही एक किस्म की ड्रीम जॉब है। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके ख्वाहिश होती है कि भी वो अच्छी पोस्ट पर सेटल हो जाएं। अब मसला ये आ रहा है कि जो कल रिज़ल्ट आया ना, उसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनकी तादाद है 20,000। जिन्होंने अप्लाई किया था वो 32,000। जो पास हुए हैं वो 393 और टोटल जो पासिंग परसेंटेज है वो 1.94 है। एज़ यूजुअल जहाँ तक अभी मैंने डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके अंदर जो मसला हो वो वही CSS के अंदर जो मेजर जो प्रॉब्लम आती है वही इंग्लिश है। या तो अवाम ने इंग्लिश ऐसे क्लियर नहीं किया होगा। दूसरा जो मसला जहाँ पे वो आ रहा होगा इस्लामियत के अंदर कि इस्लामियत, अब अच्छा इस्लामियत ये नहीं है कि हमारी इस्लामियत कमज़ोर है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। मसला जहाँ पर आता है वो ये आता है कि इस्लामियत को इंग्लिश में रखें या उर्दू में रखें। पहला सवाल ये आता है। हमने सारी ज़िंदगी जो बैचलर्स तक हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं मेजॉरिटी। बैचलर्स में आगे तो आपके पास ऑप्शन भी आ जाता है कि आप इस्लामियत इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उर्दू में, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि उर्दू के अंदर पढ़ें। अब सडन स्विच जो है ना, हमने जो वाक़यात हैं, अब हमारी या तो वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि जो वाक़यात हैं उनके जो स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं उन जंगों के लिए जो यूज़ या किसी इवेंट के लिए जो रिलीजियस रिलेटेड हैं तो वो हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें मसले आते हैं। तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है। हमें मतलब इसका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज़ CSS? CSS इज़ द सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। इसके 12 के करीब आपके पेपर जो आप लोगों ने उनमें अपेयर होना होता है। अब स्टूडेंट्स की टाइप कितनी, अब ये भी बड़ा डिपेंड करती है कि कौन सा स्टूडेंट CSS कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो ग्रामर होते हैं, जो आपने रट्टा लगाने होते हैं, डेट्स हो गई हैं तो मतलब आपने पढ़ना ही है। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बेस पर चूज़ करना होती हैं, आपने पढ़ना होती हैं। अच्छा, कामयाब ज़्यादा कौन रहते हैं? ये देखा गया है कि जो मार्क्स जिनके ज़्यादा अच्छे आते हैं वो होते हैं क्रैमर्स। सर्वाइवल जो आगे इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या जो मतलब आगे लाइफ में यूँ कह लें कि अगर प्रैक्टिकल में कुछ आ जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म करने वाले वो होते हैं जो ग्रामर के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप किस किस्म के अपनी अंदाज़ा लगा लें और उसके अकॉर्डिंग भी आपने चूज़ करना है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा जो तरीकाकार होता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, क्या हमने करना है इंटरेस्ट बेस पे। ऐसा कोई नहीं है सीन इंटरेस्ट बेस वाला। इंटरेस्ट बेस आपका थोड़ा सा होगा, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको चाहिए मार्क्स। और CSS में इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट चूज़ मुझे नहीं लगता कि रिकमेंड किया जाता है। ज़्यादातर जो चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं CS के अंदर, CSS में सब्जेक्ट सिलेक्शन में, वो ये की जाती है। थोड़ा सा पोर्शन है आपके, अगर मैं कहूँ बस बिल्कुल माइनर सा अगर कह लें कि आपको थोड़ा सा एज दिया जाता है उसके ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, अपनी इंटरेस्ट बेस वगैरह, इसके अलावा नहीं। आपको जो ज़्यादा काम है वो जो मेजर जो चीज़ कंसर्निंग है वो है कि आप जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ कितना ओवरलैप है। एक तो ये, दूसरा वो मार्क्स गिविंग है या नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है वो उसका सिलेबस कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन है, लेकिन ये जो 3-4 जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं, ये मेजर हैं। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका सब्जेक्ट जो है ओवरलैपिंग है या नहीं है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, उसका सिलेबस कितना है और मार्क्स गिविंग है या नहीं है, तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट वाला आ जाता है कि क्या CSS जो है वो डिफ़िकल्ट है। इट डिपेंड्स कि आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हो। अगर आप हार्ड वर्कर हो और आप मेहनत भी कर रहे हो तो, और साथ साथ जो लवाजमात हैं CSS के वो भी पूरे कर रहे हो, तो आपके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा है, आपका सक्सेस का रेट, ठीक है। देखिए, सिंपल बात है, इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरीज ऑफ फूल। अगर तो आप ये समझ के बैठ के कि आपसे नहीं होना, फिर तो डेफिनेटली आप अपने हथियार डाल चुके हैं, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, फिर आप कुछ और ढूंढने, कोई और काम करें। और अगर आप चाह रहे को आके करना है तो इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, लेकिन ये कोटेशन लाजमी याद रखने की, इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड। सिर्फ ये एक वर्ड है, आप कुछ भी पॉसिबल है। जब पहले थे, जब स्टार्ट के अंदर जब दुनिया बनी है, अंदाज़ा लगा लें, जब हमारे जो गंदारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो थे, गंदारा सिविलाइजेशन वाली या हड़प्पा सिविलाइजेशन वाली, वो भी तो लोग थे ना। तब क्या था, तब ना कोई टेलीविज़न था, ना इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टेलीविज़न तो बात की बात है। तो वो लोग क्या करते थे, उगाते थे अपने फैमिली के लिए। बाद में उन्होंने इतना उगाना शुरू कर दिया कि वो साथ वालों को भी दे ले। बाद में वो इतना ज़्यादा, मतलब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने को समझ आ गई कि हम अदले का बदला बार्टर सिस्टम कर लें, कि हम अपनी चीज़ें दे लें उनके। तो ये वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं इम्प्रूवमेंट आती है। तो कोई भी अब उनको क्या पता था कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आ जानी है। अब लैपटॉप भी आ गए हैं, आपके सामने
सामने कंप्यूटर्स भी हैं, अब हाथ में अब लैपटॉप से ज़्यादा आवाम मोबाइल पे काम कर रही होती है, तो अंदाज़ा लगा लें इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड। तो आपने कुछ भी इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लेना। सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट आ जाता है कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि आपको चाहिए कि आप किसी एकेडमी से या अपने किसी यूँ कह लें, अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे रिलेटेड इससे कोई कंसर्न नहीं है। मतलब अगर आप करेंगे, मैं अपनी तरफ से नो, मेरे कुछ सीनियर्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं, कुछ दोस्त हैं और जो कर रहे हैं, और चंद एक जिनका क्लियर हो चुका है, उनसे यूँ कह लें कि टिप्स हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये भी इसलिए कि रात कल मुझे पता चला उसका रिजल्ट आया, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर बात हो जानी चाहिए। तो बात कर रहे थे सब्जेक्ट सिलेक्शन की, सब्जेक्ट बुक सिलेक्शन की, जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप कोशिश करें कि किसी एस्पिरेंट से या आपका जो सीनियर है उससे कंसल्ट कर लें, या आप किसी एकेडमी के जो सेमिनार्स होते हैं आप उन सेमिनार पे उनको अटेंड करें और अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करवा लें, सिंपल। दूसरी बात, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप करना चाह रहे हैं सीएसएस, और अभी आप अंडर ग्रेजुएट हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है उनकी, तकरीबन आप 14 पढ़े हों और आपकी उम्र 32 साल से ज़्यादा ना हो तो 30 साल, आई थिंक 30 साल, और अगर आप जॉब करते हैं तो 32 साल, तो इससे ज़्यादा ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, आप अगर आपका प्लानिंग है सीएसएस की? सबसे पहली बात, आपने जो डेली जो काम करने हैं, चंद ज़्यादा नहीं सर पे सवार करना। अगेन जो आपने काम करना है वो ये है कि आप आर्टिकल पढ़ें। आप कोशिश करें कि डेली एक वीक में एक, स्टार्ट के अंदर एक वीक में एक आर्टिकल पढ़ें, और उसके जो मुश्किल वर्ड हैं उनको एक नोटबुक बना लें, डायरी बना लें, और उस पर लिखना शुरू कर दें, जो जिनको हम वोकैबुलरी, आपकी इससे वोकैबुलरी इन्हेंस होगी, ठीक है। मेजर जो काम आपने अंडर ग्रेजुएट में करना है वो अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे करना है, और उसके अंदर सबसे पहले आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए, आपकी पेयर ऑफ वर्ड्स, एक्टिव पैसिव, मतलब ईडियम्स टाइप, मतलब ये सब चीज़ें आपकी आप किसी सीएसएस की अटैम्प्ट में जाने से पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि आप अगर आपकी बेसिक्स ठीक होंगी तो आपको मस्त देखें, फेलियर रेशो ज़्यादा किसके अंदर है? इंग्लिश के अंदर। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट में 4 साल 3 साल या जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है, आप काम ही इंग्लिश के ऊपर करें तो बाकी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर लोगे। अब वो मैं बाद में बताऊंगा कि कितने माह के अंदर या कितने टाइम में तैयारी हमें करनी चाहिए, ठीक है। टेंसेस वगैरह हो गए हैं, पंक्चुएशंस वगैरह और एक्टिव पैसिव वगैरह, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, या उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, वो आपके सारे क्लियर होने चाहिए जाने से पहले। अच्छा, अब डिपेंड कर रहा है कि आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। भाई इट डिपेंड्स कि आपका अभी तक का क्या, वो भी डिपेंड कर अभी तक की कंडीशन क्या है। अगर तो आपका सिलेबस आपको पता है क्या है और आपको लगता है कि आप कर लोगे, देन आप सिलेबस क्लियर करें, और उसके बाद उनका टेस्ट जो सेशन होते हैं वो लाजमी ज्वाइन करें, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। सीएसएस इज़ नॉट अबाउट द रीडिंग, इसके अंदर राइटिंग जो आपकी प्रैक्टिस है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा है तो वो आपने देखा होगा कि वो सरवाइव भी कर जाते हैं। तो आपने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो आप एकेडमी, अगर आप किसी से आपने सब्जेक्ट का पता कर लिया, सिलेबस का भी आपको पता चल गया कि सिलेबस क्या है, तो आपके ज़िम्मे जो काम है वो नेक्स्ट है कि आपने जो इसकी प्रिपेयर करके इसके बाद जो एकेडमी के जो टेस्ट सेशंस हैं उनके अंदर लाजमी अपेयर होना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी कंडीशन अभी क्या है तो आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये तो आ गया आपका सारा मेहनत के ऊपर। देखें हर चीज़ अब यही नहीं होती। हमारा बिलीफ है कि जो कर लें मर्ज़ी होगा वही जो मंजूर खुदा है। मेहनत के बगैर अगर आप लोग दुआ पर भरोसा रखते हैं तो ये तो सिंपली एक हमाकत है। मेहनत पर भरोसा करके और अगर आप दुआ से ग्रेज करते हैं तो ये सिंपली तकब्बुर है। तो आपको इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर आपका कोई हाथ नहीं है। सबसे पहली बात, आप अपनी, अगर आपको अपनी किस्मत लिखने को दे दी जाती तो पहली बात आपसे एक लफ्ज़ भी ना लिखा जाता, क्योंकि आपसे ये फैसला ही नहीं होना था कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से इवेंट ऐड करने हैं और कौन कौन से निकालने हैं। मेरा ये मानना है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। दूसरी बात, अल्लाह से बेहतर आपकी किस्मत कोई भी नहीं लिख सकता, ठीक है। तीसरी बात, जो अगर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो हो रहा है वो जो होना है किस्मत में वो होकर रहेगा और आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने बेहतर लिखा हुआ है, ये आपने पॉजिटिव रखनी है चीज़, तो आपके फिर टेंशन की, परेशानियों की गुंजाइश बच नहीं जाती। क्योंकि आप एक चीज़ तस्लीम कर लेते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं कि भाई जो भी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने करनी है। तो फिर आपका तो इसमें अंदर कोई अमल दखल नहीं रहा,
अल्टीमेटली जो पीस है वो आपकी ज़हनी सुकून के अंदर है। अब मैंने अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी के एक जो फार्मर मेंबर हैं या फार्मर स्टूडेंट, सॉरी, हमारी यूनिवर्सिटी के एक फार्मर स्टूडेंट हैं, उन्होंने वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो उनकी एक वॉइस आई है, तो वो भी काफ़ी परेशान कुन थी वॉइस, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि हालात काफ़ी ख़राब हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, उनको परेशानी होती है, उनको ये लगता है कि अगर आगे मतलब लाइफ आफ्टर डेथ मतलब मैशर के अंदर जब अदालत लगेगी तो उनसे हिसाब बड़ा सख्त होगा, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहे, मतलब परेशानी। देखिए एक ईमानदार बंदे के अंदर ये बातें आती हैं। एक मैं आपको बता, देखें इस जो अगली मैं बात करने लगा हूँ इसका इस चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं किसी को बुरा और भला कह रहा हूँ, ठीक है। सिंपल मेरी इस बात का मकसद है, आपने सिर्फ अंदाज़ा लगाना, गैस करना है। सबसे पहले बात मुझे ये बताएं, बल्कि आप सोचें ये बात कि ज़िंदगी जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी ज़्यादा यूँ कह लें कि एक्ट्रेस हैं, मैं ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करूँगा कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, मैं चले सब कुछ ख़त्म कर दूँ, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, आपने कभी देखा कि उनको बीमारियाँ कैसी कैसी हैं? कभी गौर किया? देखिए मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि या तो ये इस तरह हो रहा है कि क्योंकि बड़े बड़े नाम बड़े मशहूर है तो उनको बीमारियाँ होती हैं और हमें पता चल जाता है, या तो ये इस तरह हो रहा है, या फिर ये इस तरह हो रहा है कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं अगर तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया है तो उनको बीमारियाँ, ये मुश्किल। देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने ना कुछ क्राइटेरियंस हैं, वो एक तो ये होगा कि आपको जो सज़ा है वो आखिर में मिलेगी, कुछ ये होगा कि अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देते हैं ताकि बाकी लोगों को नसीहत हो। तो अब मैं इसको मज़ीद लंबा नहीं करता, वीडियो को पहले ही ज़्यादा हो गई है लंबी, तो ख़त्म करते हैं इसे यहीं पे। अगर मैंने कुछ आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है जो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें उसको अल्टर कर लूँ, इम्प्रूवमेंट ले आऊँ। आई होप कि मेरी छोटी सी काविश, मेरी छोटी सी मेहनत जो है वो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर हुआ होगा। और अगर किसी बात का कोई आपको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसे हज़फ कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।